नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर ईरान और अमेरिका के बीच में तनातन अभी भी बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यहां पर बड़ा बयान दे दिया है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी जारी कर दी है कि सारे जहाज ईरान की ओर रवाना हो रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, ईरान के साथ ही बातचीत की योजना भी है। ट्रंप चारों प्रदर्शनकारी मारे जा रहे हैं। ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर वो साफ तौर पर चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच में तनातनी लगातार बरकरार है और इन सब के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि हमारी ओर बहुत बड़ी और ताकतवर नौकाएं जा रही है और ये अच्छा होता अगर हमें उन्हें इस्तेमाल ना करना पड़ता। और मैंने उन्हें दो बातें बताई है, पहला कोई भी और दूसरा प्रदर्शनकारियों की हत्या बंद करो। तो लगातार आ रहे हैं। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि वे हजारों की संख्या में उन्हें मार रहे हैं। आप जानते हैं कि मैंने 2 सप्ताह पहले ही 837 फांसियों को रोका था, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन और किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा है। तो ट्रंप की चेतावनी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर कुवैत दिल्ली इंडिगो फ्लाइट को बम की धमकी मिली है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर इंडिगो को फ्लाइट की धमकी दी गई है और फ्लाइट की अहमदाबाद में ही इमरजेंसी लैंडिंग की भी मामला यहां पर सामने आया है और इसके साथ ही यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया है। फिलहाल ये खबर सामने आ रही है। एजेंसियां अलर्ट कर दी गई है। फ्लाइट की सघन तलाशी अभियान भी है जो लगातार जारी है। बम धमकी की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बम धमकी का यह मामला सामने आया है। तो एयरपोर्ट ही अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कुवैत दिल्ली इंडिगो फ्लाइट को बम की धमकी मिली है और फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग भी कराई गई है। यात्रियों को सुरक्षित वहां से उतार लिया गया है और एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट नजर आ रही हैं। तो कुवैत दिल्ली इंडिगो फ्लाइट को बम की धमकी दी गई है। फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग भी कराई गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि यात्रियों को सुरक्षित ही वहां से उतार लिया गया है। तो कुवैत दिल्ली इंडिगो फ्लाइट को बम की धमकी दी गई और फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। यात्रियों को सुरक्षित फिलहाल आपको बता दें कि उतार लिया गया है और एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर है। फ्लाइट की सघन तलाशी जारी है और बम धमकी की जांच में फिलहाल पुलिस भी जुट गई है। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर फ्लाइट की सघन तलाशी अभियान भी लगातार जारी है और बम धमकी की जांच भी लगातार पुलिस द्वारा किया जा रहा है। यात्रियों को सुरक्षित फिलहाल आपको बता दें कि उतार लिया गया है। सभी यात्री सुरक्षित हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। बम धमकी मिलने के बाद ही यात्रियों को फिलहाल सुरक्षित उतार लिया गया है और इसके साथ ही फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तो एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था भी अलर्ट मोड पर कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कुवैत दिल्ली इंडिगो फ्लाइट को बम की धमकी दी गई है और फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। फिलहाल आपको बता दें बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर सभी यात्री सुरक्षित हैं। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें कि दिल्ली से ही खबर सामने आ रही है, जहां पर मोदी कैबिनेट की मीटिंग और इसके साथ ही प्रधानमंत्री करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बड़ी जानकारी सामने आ रही है और 1 फरवरी को होगी ये खास मीटिंग। सुबह 10:15 का समय इस मीटिंग के लिए तय किया गया है और मुख्य फैसलों पर चर्चा होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। सरकारी नीतियों में संभावित अपडेट आई। तो प्रधानमंत्री करेंगे बैठक की अध्यक्षता और इसके साथ ही 1 फरवरी को होगी ये खास मीटिंग। ये अपडेट सामने आ रही है और मोदी कैबिनेट की ये मीटिंग खास बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग की जाएगी। 1 फरवरी को होगी मीटिंग और सुबह 10:15 पर मीटिंग का समय तय किया गया है। मुख्य फैसलों पर चर्चा होगी और सरकारी नीतियों से संभावित अपडेट भी सामने आएगी। तो बड़ी जानकारी, जहां पर
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये खास मीटिंग होगी और मुख्य फैसलों पर इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। सरकारी नीतियों में संभावित अपडेट भी आएगी। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 1 फरवरी को ये मीटिंग का समय तय किया गया है। 10:15 समय बताया जा रहा है जब ये मीटिंग की जाएगी पीएम मोदी की अध्यक्षता में। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे। पीएम मोदी ने बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर ही राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति और इसके साथ ही पीएम मोदी और इस दौरान ही राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद रहे और आपको बताते चले जहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया बापू की समाधि पर। असम के डिब्रूगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई असम विधानसभा भवन की आधारशिला रखने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान ही उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और बापू ने पूरे देश को आंदोलित कर हमें स्वरोजगार दिलाया था और यहां पर लगभग 825 करोड़ की लागत से 5 परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन हुआ है। और इसके साथ ही उन्होंने असम के मुख्यमंत्री को बहुत बधाई दी और कहा इन्होंने 2025 में घोषणा की कि असम को हम समावेशी बनाएंगे और डिब्रूगढ़ को ही असम की दूसरी राजधानी बनाने का निर्णय उन्होंने घोषित किया था। और हमने कांग्रेस की सरकारें देखी और कई सारी घोषणाएं सिर्फ घोषणाएं बनकर रह जाती थी, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने ही घोषणा की और आज 250 एकड़ में असम के दूसरे विधानसभा परिसर का शिलान्यास हुआ है। मेरे मन का जो स्वप्न था वो भी पूरा होने वाला है। मित्रों, आसाम की नदियां हमारी संस्कृति की धरोहर है, हमारे किसानों की आर्थिक जीवादोरी है और आसाम की नदियां हमारे लिए मां के समान है। मगर जब बाढ़ आती है, वो रौद्र रूप जब धारण करती है, हर साल कई जगह पे विनाश बिखेरती जाती है। हमने कुछ साल पहले स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से आसाम का एक प्रकार से सर्वे किया और आसाम के सर्वे के आधार पर बड़े बड़े वेटलैंड आइडेंटिफाई किए और ये ब्रह्मपुत्र का पानी, बाढ़ का पानी बड़े बड़े 15 तालाब बनाकर हम इसमें डाइवर्ट करेंगे और बाढ़ को रोकने का काम करेंगे। और मित्रों, गत चुनाव में हमने वादा किया था कि हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का एक रास्ता ढूंढेंगे और अगले चुनाव के एंड पहले आज इसका भूमि पूजन होने जा रहा है। 1,26,000 हेक्टेयर एकड़ भूमि बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मैं आज आसाम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर आसाम के बाहर हम निकालेंगे।
ये घुसपैठिया किसी भी तरह से आसाम और देश का भला नहीं कर सकते। हमारे सीमित संसाधन हैं, हमारे गरीबों का अधिकार घुसपैठिया छीनते हैं, हमारे डेमोग्राफी को बदल रहे हैं और देश की सुरक्षा के साथ भी वो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मित्रों, ये घुसपैठिया इन्होंने श्रीमंत शंकरदेव की जन्मभूमि को भी नहीं छोड़ा था और काजीरंगा के जंगलों में घुसपैठियों ने शिकार कर 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 हमारे गैंडों को खत्म करने का काम किया है। आज आसाम की जनता को मैं अपील करने आया हूं, ये जनसांख्यिकी का जो परिवर्तन है, इसको अगर आपने रोका नहीं तो आसाम आने वाले दिनों में बहुत दिक्कत में आएगा। और जनसांख्यिकी का परिवर्तन, घुसपैठियों को रोकने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, आसाम की सरहदें घुसपैठियों के लिए खुली थी। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, पहले सर्बानंद सोनोवाल और फिर हेमंत विश्व शर्मा हमारे मुख्यमंत्री बने। मोदी जी और आसाम सरकार ने मिलकर घुसपैठियों को आसाम की सरहदों में आना बंद कर दिया है। अब घुसपैठ नहीं होती है आसाम में। आज मैं डिब्रूगढ़ के मंच से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, आपने आसाम को क्या दिया? गोलियां, बम धमाके, संघर्ष और युवाओं की मौत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में 20 से ज्यादा समझौते हुए, 10,000 युवाओं ने हथियार नीचे डालकर हमारे आसाम और नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षित बनाया। बापू ने पूरे देश को आंदोलित कर हमें स्वराज दिलाया था। आज मैं पुण्यात्मा महात्मा गांधी जी को भी प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज यहां पर लगभग 825 करोड़ की लागत से 5 परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले मैं आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्व शर्मा को डिब्रूगढ़ की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने 2025 में घोषणा की कि आसाम को हम समावेशी बनाएंगे और डिब्रूगढ़ को। एक और अपडेट आपको दे दें लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी ने नमन किया है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्होंने नमन किया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि भी दी है। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने गांधी जी के सत्य, अहिंसा और समाज सेवा के आदर्शों को याद किया और इसके साथ ही उनके योगदान को सराहा। और इस अवसर पर कई अधिकारी और नागरिक भी मौजूद रहे और गांधी जी की शांति, सहिष्णुता और इसके साथ ही नैतिक मूल्यों की शिक्षाओं को याद किया गया। सीएम योगी ने कहा कि गांधी जी का जीवन और उनके सिद्धांत आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी विभागों की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई है। सीएम योगी ने अधिकारियों को समय पर सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकास कार्यों, जन कल्याण योजनाओं और सरकारी परियोजनाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात कही। अधिकारियों ने अपने विभागों की रिपोर्ट प्रस्तुत की और मुख्यमंत्री ने सुधार और सुझाव दिए।
वहीं एक और अपडेट सामने आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद से ही जानकारी सामने आई और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कवायद शुरू कर दी गई है। तो अपडेट आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कवायद शुरू कर दी गई है। योगी कैबिनेट में नोएडा का प्रस्ताव। एक और अपडेट सामने आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कवायद शुरू कर दी गई है। योगी कैबिनेट में नोएडा का प्रस्ताव भी जारी है और इसके साथ ही अगली कैबिनेट बैठक में फिर होगी चर्चा। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कॉरपोरेशन गठन के लिए एक्ट में भी बदलाव किए गए हैं, तो नोएडा के ही मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन पर चर्चा। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद में नोएडा के प्रशासन सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में नोएडा के लिए विशेष प्रस्ताव भी रखा गया और जहां पर प्रस्ताव पर अगली कैबिनेट बैठक में फिर से चर्चा होगी। योजना के तहत ही नोएडा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनाने के लिए कानून में बदलाव किया जाएगा। तो नए कॉरपोरेशन से ही शहर के विकास और प्रशासन में तेजी आएगी, ये जानकारी सामने आ रही है। इससे योजनाओं को लागू करना आसान होगा और प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कवायद शुरू कर दी गई है। ये योगी कैबिनेट में नोएडा का प्रस्ताव, बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में नोएडा का प्रस्ताव देखने को मिला और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही कवायद शुरू की गई। योगी कैबिनेट में नोएडा का प्रस्ताव। तो सुप्रीम कोर्ट में नोएडा का मुआवजा घोटाले की सुनवाई थी और इसके साथ ही जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सुनवाई के बाद अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दिए गए और इसके साथ ही नोएडा की व्यवस्था में सुधारों की जरूरत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का बयान सामने आया। नोएडा में लैंड बैंक खत्म होने की ओर है, एसआईटी भी ऐसा कह रही है। प्राधिकरण मॉडल में बदलाव की जरूरत है, एसआईटी का कहना है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार नोएडा पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नोएडा के मुआवजे घोटाले की सुनवाई और इसके साथ ही सुनवाई के बाद अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। नोएडा की व्यवस्था में सुधारों की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। एक और अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी में बीजेपी विधायकों का सर्वे और फरवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू होगा सर्वे और सभी 403 सीटों पर ही बीजेपी कराएगी सर्वे। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सर्वे का ये काम पूरा किया जाएगा। सर्वे के आधार पर ही चुनाव के टिकट का भी फैसला किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूपी बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अपने विधायकों का सर्वे करवाने जा रही है। ये सर्वे फरवरी के दूसरे हफ्ते से पूरे प्रदेश की 403 सीटों पर किया जाएगा। पार्टी की इस सर्वे के जरिए ये देखना चाहती है कि कौन से विधायक जनता के बीच लोकप्रिय हैं और अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। सर्वे के नतीजे के आधार पर ही विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के टिकट का फैसला किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर विधायकों का सर्वे किया जाएगा, उनका लोगों से किस तरीके का जुड़ाव है ये देखा जाएगा। उसके बाद ही 2027 चुनाव को लेकर फैसला किया जाएगा। तो एक और खबर आपको बताएं, जहां पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति और प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार के निर्देश दिए हैं। अब विभागीय मंत्री 50 करोड़ रुपए तक और वित्त मंत्री 150 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट की मंजूरी देंगे। इससे ऊपर ही परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति जरूरी होगी। विभागों की वार्षिक कार्य योजना 15 अप्रैल तक पूरी होनी और आपको बता दें कि आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय समय पर मिलेगा। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज सेक्टर 26 चंडीगढ़ के ही 61वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होकर कॉलेज प्रबंधन कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस दौरान ही उन्होंने कहा कि ये संस्थान कई दशकों से उच्च शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ से ही शिक्षा प्राप्त कर निकले विद्यार्थियों ने
देश विदेश में उत्कृष्ट कार्य कर स्वयं के साथ संस्थान का भी गौरव बढ़ा है। उत्तराखंड में लागू देश के सबसे सख्त नकल विरोधी कानून पर आधारित शॉर्ट फिल्म आखिरी कोशिश का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बने इस कानून ने ही नकल माफिया पर प्रभावी रोक लगाई है, जिससे कि 28,000 से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से सरकारी नौकरी मिली और फिल्म ईमानदारी, मेहनत और योग्यता आधारित चयन व्यवस्था का संदेश देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देगी। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत के बाद उनकी मौत का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और पुलिस हत्या, आत्महत्या और अन्य संभावित कारणों के सभी पहलुओं से जांच कर रही है। मेडिकल बोर्ड द्वारा ही कराए गए पोस्टमार्टम के बाद अब रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का इंतजार है और वहीं पर साध्वी प्रेम बाइसा की तबियत अचानक से ही बिगड़ने के बाद उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर बुधवार शाम को करीब 5:50 पर ही उनकी मौत हो गई और इसके बाद शव को MGH मोर्चरी ले जाया गया और जहां पर मर्ग दर्ज कर ही पोस्टमार्टम कराया गया और पुलिस के अनुसार बताया गया कि साध्वी की तबियत खराब होने पर क्षेत्र के एक मेडिकल स्टोर के माध्यम से डॉक्टर से परामर्श लिया गया था और डॉक्टर की सलाह पर एक कंपाउंडर आश्रय पहुंचा और जहां पर इंजेक्शन दिया गया और कुछ देर बाद आराम मिलने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो आत्महत्या या साजिश साध्वी की रहस्यमयी मौत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। साध्वी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इसके साथ ही आपको बता रहे हैं क्या खुद खत्म की है जिंदगी या रची गई है साजिश, ये बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। मौत के पीछे का सच अब भी अनसुलझा ही नजर आ रहा है, जहां पर साध्वी की मौत और परिवार आत्महत्या पर यकीन नहीं कर पा रहा है। लगातार परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, वहीं पर पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो आखिरी घंटों में क्या हुआ था साध्वी के साथ, ये लगातार सवाल सबके सामने है। मौत से पहले इंजेक्शन देने का समय जांच के घेरे में लगातार देखने को मिल रहा है। इंजेक्शन देने वाला कौन था और अस्पताल स्टाफ से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज से इंजेक्शन टाइम की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो क्या इंजेक्शन के बाद बिगड़ी थी साध्वी की तबीयत, लगातार लोग सवाल कर रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इंजेक्शन का राज क्या है वो क्या खुल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। इंजेक्शन का समय और मौत के बीच में अपनी घड़ी से हमारा भगवान स्वरूप हो साहब, अपनी चिप्ता की घड़ी में जो मेरी इस दुख की घड़ी में जो यहाँ खड़े हैं सब साधु जी को न्याय दिलाने के लिए, सब न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं, सब खड़े हैं। थे बोलो उनकी रिपोर्ट लाओ, मेडिकल हर तरह की मीटिंग जन्म से लेकर के ब्रह्मचार्य तक की उनकी रिपोर्ट मेडिकल करवाओ, अब सब करवाओ, उनको न्याय दिलाओ। वहाँ कुछ लोगों ने उत्पात किया, पुलिस वालों को भी उन्होंने परेशान किया, बहुत परेशान किया। पुलिस ने कहा अब अभी यहाँ से निकलने में फायदे, गुरु जी यहाँ से ये लड़के उलट करेंगे, बदनाम करेंगे, तो मजबूरी ये समो ये कंट्रोल नहीं होगे तो गुरु जी से कंट्रोल नहीं होगे। मैंने कहा चार संत आ रही है, चार संत आवे, थोड़ा सा रुक जाओ। तो पुष्प इसको मैं आश्रम में लगा के तो पुष्प अर्पण कर दूं, बाकी तो मैं इसको कुछ नहीं कर पाया। कुछ भी वो आस पास में रहने वाला है, पास में ही रहने वाले, पास में ही। उन लोगों ने रिकॉर्ड वो वीडियो भी अब डिलीट कर देंगे, तो आप उन वीडियो में देख लेना कौन लोग के उत्पात कर रहे हैं। वो वीडियो अब सोशल मीडिया में आप उस वीडियो सोशल साइट रिकॉर्ड कर लो, वो हटा देंगे। अब हटाएंगे, अस्पताल लेके ही नहीं गए। अच्छा, क्या हुआ? घर पे नॉर्मल जुकाम था, अजमेर कथा करके रात को 1:30 बजे आए, 1:30 बजे अजमेर से कथा करके सुबह उन्होंने अपनी आईडी से पोस्ट की, फिर 10-11 बजे एक और पोस्ट की और 4:30 बजे और मीडिया हैंडल वाला करके बात पोस्ट के लिए की और 5:20 पे उसने जिक्र लगते ही सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। वो मीडिया वाले मेरे हैंडल करने वाला वो करण 5:30 पे उन्होंने प्राण त्याग दिया। ये जो पोस्ट की थी मेरी गाड़ी में बैठ के ड्राइवर ने मैंने करवाई।
वो पोस्ट मैंने करवाई 2-2.5 घंटे बाद थी, आप देख लेना। 5:30 पे 5:29 पे उन्होंने प्राण त्याग दिया। और वो पोस्ट कितना बची हुई आप देख लेना, वो पोस्ट कितना बची हुई 9:28 हाँ, वो गाड़ी में बैठ के मैंने कराई। उनके अंतिम से पापा जीते तो मुझे नहीं मिला। पर जाने के बाद में तो मुझे उम्मीद है इस धरती की कि मुझे मिल जाएगा। आप सबको बोल देना, मेरे शब्द बोल देना, बाकी मेरा भाग्य है। बाकी तो खुद जो मंजूर होने मुझे मंजूर और क्या मेरे बस की बात नहीं। मुझे सरकार से आप सभी मेरे साथ में खड़े हैं, उन सबसे मुझे उम्मीद है, इंडिया वालों से उम्मीद है, डॉक्टरों की टीम से उम्मीद है। आप जैसी मेडिकल करो, हर प्रकार की जन्म से लेकर के जो अंतिम सांस के सबकी मेरे डिग्री रिकॉर्ड पर में है। मैं जो केस है वो टेस्ट होता है, वो टेस्ट तक मैं साइन करने के लिए तैयार। जो उसकी मनोदस्ती का टेस्ट है वो भी करोगे, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। मानसिक मन की भावना को टेस्ट भी करना चाहते हो, मैं साइन करता हूँ, जाने के बाद उनको न्याय दिलाने। ये जो साधनी जी हैं, इनके पिताजी द्वारा ऐसा बताया गया। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।